तरीके से घोषणा पत्रों को एकदम से रद्दी के कूड़े में डाल दिया गया था, जबकि एक समय होता था कि हम सारे लोग सबके घोषणा पत्रों और ये सबके ये संविधानों का अध्ययन करने के लिए हम लोग सबके अपने घोषणा पत्र की इकट्ठा करते थे कि किसकी क्या नीतियां है, क्या पॉलिसी है। तो ये नए सिरे से इस बार कम से कम राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, ये लोग अपना घोषणा पत्र जो भी अपना घोषणाएं किए हैं उसके प्रति एक ईमानदारी का भाव इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। तो आप इन सारे संदर्भों को आप एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में कैसे देखते हैं, मोहम्मद खालिद? जी जी तिवाड़ी जी ऐसा है कि हम सबको 2014 का इलेक्शन याद है। वहां पर एक उम्मीद की किरण जगाई गई थी। वो था, उसका सेंट्रल पॉइंट था अच्छे दिन। वो अच्छे दिन में एम्प्लॉयमेंट भी थी, उसमें आपकी बुलेट ट्रेन भी थी, उसमें स्मार्ट सिटीज भी थे, सब कुछ थे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन लोगों ने क्या देखा, हम सब ने देखा कि एक जॉबलेस ग्रोथ हुई। जॉबलेस ग्रोथ में आपका सेंसेक्स भी बहुत चढ़ा जा रहा है और आप दुनिया की चौथी दर्जे की इकोनॉमी, 5वें दर्जे की इकोनॉमी बनते जा रहे हो, लेकिन जॉब नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन की बात। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, कांग्रेस ने, चाहे वो पी चिदम्बरम ने उसमें कंट्रीब्यूट किया या इकोनॉमिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, उनको ये पता चल गया कि ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर घेरा जा सकता है। और उन्होंने ये जो 2-3 चीजें की, एक तो जो अप्रेंटिसशिप है उसका राइट हर हर उसको युवा को, उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट के जितनी भी पोस्टें हैं उनको सबको भरा जाएगा, उसका प्रोसेस अगस्त तक शुरू कर दिया जाएगा। एक ये कि करोड़ों को लाखपति बनाएंगे, इन्होंने 22 अरबपति बनाए। ये चीज जो है पहली बार टिकती है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, इलेक्शन के ऊपर उसकी छाप बढ़ती जा रही है। खासतौर पर युवा जो है वो सोच रहा है कि यहाँ पर किरण है उम्मीद की कि या अगर ये लोग आ गए सत्ता में तो हो सकता है कि ये चीजें करें, और अगर ये करते हैं तो उसमें एक, जिसको कहते हैं सिल्वर लाइनिंग है एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ ये भी है कि जब बीजेपी ने सोचा कि ये तो बड़ा डिफरेंट किस्म का मैनिफेस्टो है, बीजेपी नेवर एक्सपेक्टेड इस तरह का मैनिफेस्टो आएगा। सबसे ज्यादा कांग्रेस का मैनिफेस्टो मोदी ने और बीजेपी वालों ने डिस्कस किया। यानी जो मैनिफेस्टो जिसको कोई देखता ही नहीं होता था, और आप वही शुरू कर दिया मैनिफेस्टो आने के बाद कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग का छाप लगी है, इसमें मंगलसूत्र की बात आ गई, इसमें फलानी बात आ गई, मुस्लिम सेंट्रिक डिविजिव जो है वो सारा शुरू कर दिया। वो कहीं पर चिपका नहीं, क्योंकि लोगों पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो अपॉर्चुनिटीज थी वो कहीं ना कहीं घर करती जा रही थी। पिछले 2 जो हमारे ये चरण हुए हैं इलेक्शन के, उसमें ये हमने देखा है और आगे की भी देखेंगे। अब उसमें क्या है कि सटपटाहट आ गई कि अब क्या करें, कि ये तो एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई और एम्प्लॉयमेंट मिल गई अगर लोगों को, अगर इनकी ये बात जम गई तो हमारी तो छुट्टी है। इसकी वजह से डिफरेंट किस्म के आप स्लोगन, ये अमानी अडानी सब हम जानते हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के वक्तव्य जो हैं पिछले 15-20 दिनों में प्राइम मिनिस्टर के आए हैं, और जिस तरह की हड़बड़ाहट और सटपटाहट उसमें नजर आ रही है, उससे क्लियर है कि ये मैनिफेस्टो जो है वो लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगा रहा है। लेकिन मैं उसके साथ ही एक प्रिकॉशन इसमें ये है कि 91 के बाद जिस तरह की लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई, हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बने, हम सरकारी जो इंटरनेशनल मंडियां हैं उसका पार्ट बने, उन सब चीजों को देखते हुए क्या गारंटी है, हम हमारी जितनी भी इकोनॉमी थी उसमें रेगुलेट किया वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, जब हम उनसे पैसे लेते हैं, उनसे उधार लेते हैं, वो सब चीजें क्या अब वो नहीं होंगी? क्या वर्ल्ड बैंक जो है वो वैनिश हो गया है? क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो
जो डायरेक्शंस हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कम पैसा खर्च करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, ये सब चीजें अगर नहीं होंगी तो ये बाधाएं जरूर क्रिएट होंगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल विल है, और पॉलिटिकल विल में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत है, हमारे जमाने में मैक्सिमम सरकारी सेक्टर ही होता था, अब तो प्राइवेट सेक्टर बराबर नहीं बल्कि ऊपर खड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्रेस्टीज भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, और एक ह्यूमेन फेस होता है एम्प्लॉयमेंट का, एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। तो अगर ये चीजें जो हैं आ गई आगे, तो डेफिनेटली इलेक्शन जो है आने वाले जो 3 पड़ाव 4 पड़ाव हैं उसमें इसका प्रभाव जो है वो और ज्यादा दिखेगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंट शंट बयान आ रहे हैं, उससे मामला उनका और बिगड़ता जा रहा है। यानी एक डोमिनो इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है, एक चीज गिर गई उसके बाद गिरती चली जाती है। आपने एक गलत बयान दिया और उसके बाद दूसरा बयान, तीसरा बयान, उसको छुपाने के लिए चौथा बयान, वो चल रहा है। और एक और चीज है, बीजेपी के जो कैंपेन है, कैंपेन में नंबर 1 पे मोदी है और बाकी नीचे अंधेरा है। यानी कि आप मोदी की गारंटी की बात कर सकते हैं, बाकी जो रीजनल स्ट्राइप्स हैं उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो भी उसी मोदी बैंडवैगन पर ही चल रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन के अंदर कई ऐसे रीजनल लीडर्स हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, चाहे वो तेजस्वी यादव है, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे दूसरे लोग हैं। ये कैंपेन में एक बड़ा डिफरेंस है दोनों कैंपेन में, वहां पर सिर्फ मोदी है और वो जो कहता है लोग उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं जुमला है। और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण है, वही ऐसी ही उम्मीद की किरण जैसी 2014 में मोदी ने जगाई थी कि विकास होगा और कुछ नहीं होगा, हमारा तो एजेंडा ही ये है, वगैरह वगैरह। अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है, क्योंकि आपको पता है ये लिखा है ना कि जो शिक्षा जी के संस्थान है, हम सब जानते हैं कि 50% या उससे ज्यादा पोस्टें हर यूनिवर्सिटी में खाली पड़ी हुई हैं। अब जब यूनिवर्सिटियों में पोस्टें खाली हैं और ठेके पे या ये इस पे कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर लग रहे हैं, वो रिसर्च नहीं करेंगे, वो नॉलेज में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, उनको तो जॉब बचानी है 50,000 की या 40,000 की। तो वो अगर खत्म होता है तो इसके जो सोशल जस्टिस की बात की है ये न्याय पत्र में, ये सब चीजें आगे जाकर के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं इलेक्शन के आगे जो अगले पड़ाव होगा उसमें। जी